बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबलेंस के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में चल हम हीमोलिटिक एनीमिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हीमोलिटिक एनीमिया बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। इसमें वो तमाम डिसऑर्डर्स आते हैं जिनमें आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो वो सारे एनीमिया जिनका कॉज इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा उनको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। तो हीमोलिटिक एनीमिया में फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे टाइप्स में एक बात कॉमन होगी कि इन सब में एनीमिया का कॉज आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा। ओके बाद एक नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। हीमोलिटिक एनीमिया में जाहिर सी बात है आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। जब ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होना शुरू हो जाएगा तो बॉडी देखेगी यार आरबीसी कम हो रहे हैं। अब उन आरबीसी को ज़्यादा करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इरिथ्रोपोएटिन रिलीज किया जाएगा किडनी टिश्यूज़ में। जाहिर बात है जब किडनी टिश्यूज़ आरबीसी की कमी की वजह से हाइपोक्सिया फेस करेंगे तो हाइपोक्सिया की वजह से इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेंगे, और इरिथ्रोपोएटिन के रिलीज की वजह से जो हमारे ग्रोथ यानी वो सेल्स जो कि आरबीसी को प्रोड्यूस करवाते हैं उन सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया का मतलब है वो सेल्स जो कि आगे जाके आरबीसी बनने होते हैं वो सेल्स की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इरिथ्रोपोएटिन जो है वो इंक्रीज कर गया है। गुड होगी बात। एक तो इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा। दूसरा रेटिकुलोसाइटोसिस यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज हैं उनकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल इंसान के अंदर 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। कुछ अभी अभी बने हैं, कुछ देर से, और कुछ बिल्कुल बूढ़े आरबीसीज हैं जिनकी एज 120 डेज है। ठीक, अब हीमोलिटिक एनीमिया हो गया है, आरबीसीज बहुत जल्दी टूटना शुरू हो गए हैं, तो अब हम कहेंगे ज़्यादातर जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल यंग आरबीसीज हैं, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज हैं, क्योंकि बड़ी एज तक तो कोई आरबीसी पहुँच नहीं पा रहा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ज़्यादातर आरबीसीज न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज होंगे जिसको हम कहेंगे रेटिकुलोसाइटोसिस। डाउन के बाद फिर जब बहुत सुअर एनीमिया हो यानी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ही होना शुरू हो जाए तो इरिथ्रोपोएटिन काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है, और एज अ रिजल्ट आरबीसी की प्रोडक्शन ना सिर्फ बोन मैरो में होती है बल्कि दूसरे टिश्यूज़ में भी आरबीसी की प्रोडक्शन होना शुरू होती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। पार्ट 1 की वीडियो में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, जिसमें हमने कहा था लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इनके अंदर भी आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। गुड हो गई बात। तो यहाँ तक तो सिंपल चीज़ें थी। अब हम कहते हैं कि हीमोलिटिक एनीमिया को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि इंट्रा कॉर्पस्कुलर, एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। इसमें यानी कि इंट्रिंसिक का मतलब ये होगा कि जो भी हीमोलिटिक एनीमिया का कॉज है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन का कॉज है, वो आरबीसी के अंदर ही कोई ना कोई खराबी है। यानी आरबीसी के अंदर हो सकता है इसकी एचपी में कोई प्रॉब्लम हो या इसके अंदर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हो, कोई भी आरबीसी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बढ़ गई है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर या इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक, और एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब यह है कि आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, कोई यहाँ पे हार्ट वेल्व्स लगे हुए हैं जो कि ख़राब हार्ट वेल्व्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एनीमिया आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी का अंदरूनी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हीमोलिटिक एनीमिया की एक क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया। अब नाम से जाहिर है इंट्रावैस्कुलर का मतलब है कि आरबीसी जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर टूट रहे हैं, और एक्स्ट्रावैस्कुलर का मतलब है कि आरबीसी ब्लड वेसल के बाहर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। आरबीसी ब्लड वेसल के बाहर कहाँ टूटते हैं? मेनली स्प्लीन होती है। ये जो डायग्राम है ये लायक हुसैन की हिस्टोलॉजी की डायग्राम है, जो हिस्टोलॉजी आपको याद होगा फर्स्ट या सेकंड में पढ़ते हैं हम। ये स्प्लीन की डायग्राम है। तो स्प्लीन में आपको पता है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, नॉर्मली तो होता है ना कि भाई ये आपके पास एक आर्टरी आई, वो काफ़ी सारी कैपिलरीज में ब्रेकडाउन हुई और आगे से फिर वेन बन गई। आरबीसीज इन कैपिलरीज के थ्रू तो चलो गुजर ही जाते हैं, लेकिन यही ब्लड वेसल होते होते स्प्लीन के थ्रू भी गुजरते हैं ब्लड। अब स्प्लीन में बहुत बारीक बारीक जगह होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड आया है, इन ये छोटी छोटी आर्टरीओल्स हो गई, यहाँ से बाहर निकलेगा ब्लड आरबीसी, और फिर ये विनस साइनोसॉइड्स होते हैं। ठीक है, इन विनस साइनोसॉइड्स के अंदर एंटर होना होता है आरबीसीज ने, तो बड़ी बारीक बारीक जगहों से गुजरना पड़ता है आरबीसीज को। सही होगी बात। उसके अलावा आपको ये पता होगा कि यहाँ पे स्प्लीन में हमारे पास मैक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं। तो अब बात बेसिकली ये है कि जो आरबीसीज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो तो बड़ी मज़े से इन छोटी बारी बारी जगहों से गुजर जाते हैं, पिचक पुचक के स्क्वीज़ होके गुजर के चले जाते हैं। ठीक, नॉर्मल इंसान में ये होता है कि जब आरबीसीज की एज 120 डेज से ज़्यादा होती है तो उन आरबीसीज की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और वो यहाँ पे स्क्वीज़ होकर नहीं गुजर पाते। एज अ रिजल्ट वो विनस साइनोसॉइड्स में नहीं जा पाते और स्प्लीन में बच जाते हैं, और स्प्लीन में मौजूद मैक्रोफेजेस उन आरबीसी को खा पी जाते हैं। अब हीमोलिटिक एनीमिया में भी यही होता है कि आरबीसी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो गई है। ठीक है, डिफॉर्मेबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से वो इन नैरो जगहों से गुजर के विनस साइनोसॉइड में नहीं जा पाएंगे और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उसको खा जाएंगे। तो ये जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है ये ब्लड वेसल्स में नहीं हुआ बल्कि स्प्लीन में हुआ है, मैक्रोफेजेस में हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर। अभी बस ये बात ध्यान में रख ले कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया में
आरबीसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्प्लीन में आरबीसी टूटना शुरू हो जाते हैं। और इंट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया में ये होता है कि ब्लड वेसल के अंदर ही आरबीसी टूटना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है, कोई मैकेनिकल फोर्स हो सकती है, यानी कि ब्लड फ्लो इतना कोई चेंज किस्म का हो जाए, कोई हार्ट वैल्स के इशू हो, या हो सकता है कोई बायोकेमिकल कोई ड्रग इस तरह के हैं, या कोई फिजिकल एजेंट्स है, कोई भी कॉज हो सकता है। लेकिन इंट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया में ये होगा कि ब्लड वेसल के अंदर ही आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रावैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर में फ़र्क करने के लिए कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं हमारे पास। एक बात ज़रा याद रखिएगा, जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन स्प्लीन में होता है ना, या मैक्रोफेज वगैरह में होता है, तो एक तो बात यह है कि मैक्रोफेज जो आयरन होती है ना, आपको पता है ना हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के दरमियान में हीम के दरमियान में आयरन, वो आयरन वापस कर देती है ब्लड के पास कि भाई ये आयरन आप अपने पास रखो। तो आयरन जो है वो काफ़ी हद तक हमारे पास प्रिजर्व हो जाती है, बच जाती है। सो के बाद वो दोबारा उसको आरबीसी मजीद आरबीसी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल हो जाएगी। एक तो ये बात ये में रख लो। दूसरा, जो हीमोग्लोबिन होती है या जो हीम होती है, उसको लिवर के अंदर ब्रेक किया जाता है इनटू बिलीरुबिन। ठीक है, लिवर के अंदर हीम का आपको पता है वो मेटाबॉलिज्म होता है और वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होती है। अब जो इंट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया है, उसमें ये होगा कि ब्लड वेसल के अंदर ही आरबीसी टूट गया, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड वेसल के अंदर ही फैल जाएगी। अब अगर हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल के अंदर ही फैली हुई है, क्या ये हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। तो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होने के लिए हीमोग्लोबिन को लिवर में जाना पड़ेगा। सही बात। तो अब ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें समझ गई हैं। अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर में। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सिर्फ एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया में मिलेंगे। नंबर 1, हाइपर बिलीरुबिनीमिया और जॉन्डिस, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ से आके पास लिवर में जाएगा हीम, और वहाँ पे आके पास बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा और वहाँ पे जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ एक्स्ट्रावैस्कुलर मिलेगी, इंट्रावैस्कुलर में नहीं मिलती। नंबर 2, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इंट्रावैस्कुलर में तो स्प्लीन का ताल्लुक ही नहीं है, और एक्स्ट्रावैस्कुलर में चूँकि स्प्लीन के साथ जितना काम करे तो स्प्लीन का साइज बड़ा होगा ही होगा। नंबर 3, बिलीरुबिन रिच गॉल स्टोन्स, जब बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो गया तो गॉल स्टोन्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा देर एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया रहे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया में मिलते हैं, और ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सिर्फ इंट्रावैस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया में मिलेंगे। कौन से 2? नंबर 1, हीमोग्लोबिनीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। नंबर 2, हीमोग्लोबिनूरिया, यानी कि यूरिन में भी हीमोग्लोबिन निकल रही है। जाहिर बात है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन होगी और ये ब्लड किडनी से गुजरेगा तो हीमोग्लोबिन रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह में निकल जाएगी और यूरिन के थ्रू भी निकलेगी, तो हीमोग्लोबिनूरिया। नंबर 3, हीमोसिड्रेनूरिया। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास रीनल ट्यूब्यूल्स में चली जाता है ना हीमोग्लोबिन, तो कुछ हीमोग्लोबिन रीअब्जॉर्ब होती है और हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये जो हीमोसिड्रिन कन्वर्ट होता है, ये हीमोसिड्रिन भी यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हीमोसिड्रेनूरिया। गुड होगी बात। तो हीमोग्लोबिनीमिया यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनूरिया यानी कि यूरिन में हीमोग्लोबिन, और हीमोसिड्रेनूरिया, ये तीनों चीज़ें आपको इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस में मिलेंगी। एक्स्ट्रावैस्कुलर में ये चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि एक्स्ट्रावैस्कुलर में तो स्प्लीन में हीम आ रही है और वो जाहिर सी बात है कन्वर्ट हो जाती है आपके पास उसमें बिलीरुबिन में। नंबर 2, लॉस ऑफ आयरन, जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना स्प्लीन के, वो हीम के आयरन को बॉडी में रिटर्न कर देते हैं, आयरन को ज़ाया नहीं होने देते। ठीक है, तो इसलिए उनमें इतनी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। अलबत्ता जब इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होगा तो जारी बात है हीमोग्लोबिन आपको पता है ना निकल रही है, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू निकल रही है, तो जारी बात है बहुत सारा आयरन वेस्ट हो रहा है, तो आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी इंट्रावैस्कुलर में। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रावैस्कुलर में होते हैं, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रावैस्कुलर में होते हैं। सही है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं हेप्टोग्लोबिन की कमी इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस में भी होती है और एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस में भी होती है। हेप्टोग्लोबिन होता क्या है? ये बेसिकली हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि फ्री हीमोग्लोबिन को निकालने में आती है। एक तो हीमोग्लोबिन है जो कि किसी आरबीसी के अंदर होती है, वो वाली हीमोग्लोबिन तो चलो गुड है। अगर कोई आरबीसी से बाहर यहाँ पे कोई फ्री हीमोग्लोबिन फिर रही हुई ना, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास होता है हेप्टोग्लोबिन, जो इसको अटैच करता है और बाहर निकाल देता है। अब जब इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होगा तो जाहिर बात है यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गई है, हेप्टोग्लोबिन उस हीमोग्लोबिन को निकालता रहेगा, एज अ रिजल्ट हेप्टोग्लोबिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रावैस्कुलर में क्या होता है? एक्स्ट्रावैस्कुलर में तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ये ख्याल है एक्स्ट्रावैस्कुलर में ये बाहर ना मैक्रोफेज, ठीक है, तो मैक्रोफेज आरबीसी को तोड़ता है और तोड़ने के बाद कुछ हद तक हीमोग्लोबिन को वापस भेज देता है, हीमोग्लोबिन को वापस भेज देता है। तो इसलिए उस फिर वो जो वापस भेजेगी हीमोग्लोबिन है उसको निकालने के लिए हेप्टोग्लोबिन इस्तेमाल होता है। इस वजह से एक्स्ट्रावैस्कुलर
हेमोलिसिस में भी हेप्टोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बहरहाल याद रखना कि हेप्टोग्लोबिन की कमी एक्स्ट्रावैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर दोनों में होती है, और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो या सिर्फ इंट्रावैस्कुलर में होती हैं या सिर्फ एक्स्ट्रावैस्कुलर में होती हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ हेमोलिटिक एनीमिया का एक बेसिक सा ओवरव्यू। अब हम इसकी पर्टिकुलर टाइप्स आएंगे, जिस तरह के यहाँ पे वो हेरिडिटी सिफिरोसाइटोसिस इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।